गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग परमाणु भौतिकी का अध्ययन कर रहे थे और परमाणु भौतिकी में हम लोगों ने परमाणु के विभिन्न परमाणु प्रतिरूप, परमाणु मॉडल का अध्ययन किया था। थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप पढ़ा था। उसके बाद हमने रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और अंततः सबसे एंड में हमने जो पढ़ा था वो था हमारा रदरफोर्ड अल्फा। सबसे अंत में हमने नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा था। और आपको पता है अच्छी तरीके से हमने इन सब को पढ़ने के बाद डेरिवेशन और निकाले थे, जिसमें से हम आपको शायद चार डेरिवेशन हम आपको करा चुके हैं। पहला कराया होगा nवें कक्ष की त्रिज्या, दूसरा कराया होगा nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग, तीसरा मैंने आपको कराया था nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति, और चौथा हमारा चल रहा है nवें कक्ष की त्रिज्या, जो शायद मैं करा चुका था। आपको त्रिज्या तो निकाल के गया। तो त्रिज्या देखिए, ऊर्जा, nवें कक्ष की ऊर्जा जो अपन ने निकाली थी En बराबर था -k (2rn). ये निकली थी हमारी nवें कक्ष की ऊर्जा, जहां पर Rn क्या था, nवें कक्ष की त्रिज्या। तो हम जानते हैं nवें कक्ष की, हम जानते हैं nवें कक्ष की त्रिज्या Rn बराबर क्या होगा। Rn बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर। ये सबसे पहला डेरिवेशन था जिसमें हमने nवें कक्ष की त्रिज्या निकाली थी। Rn बराबर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर। इस मान को यहां रख दीजिए। En बराबर क्या था, -k z e स्क्वायर अपॉन 2, और Rn की जगह एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, और ऊपर क्या जाएगा पाई m z e स्क्वायर, जहां k क्या होता है आपका कूलाम्ब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले भी बता चुके हैं, ये कूलाम्ब का नियतांक है। किसका नियतांक है ये? कूलाम्ब का नियतांक। ठीक है, तो En बराबर कितना आया? En बराबर k की जगह रख देंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर क्या आएगा जेड ई स्क्वायर पाई m जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, और En बराबर -m जेड स्क्वायर E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये आती है nवें कक्ष की ऊर्जा। एक बार डबली श्योर हो लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं। -m जेड स्क्वायर E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर नहीं है इसमें, अच्छा हाँ ठीक है, इसमें भी लगाया है, सही रखना। 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। एक बार और दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए डेरिवेशन है, अगर हम इसको डबल श्योर होके करेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
और नोट्स आपको मैं आपके हाथ पोस्ट कर ही रहा हूँ, तो नोट्स को भी आप आपके हाथ लिखते जाइए और देखते जाइए वीडियो को। जब वीडियो देखें तो नोट्स का काम तो पेंडिंग नहीं रखना है, वो तो पूरा ही रखना है अपन को, ठीक है। ई एन बराबर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2rn, और ये अपन ने कल निकाल लिया था। और आर एन बराबर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एन जेड स्क्वायर, ये सबसे पहला डेरिवेशन था, उसकी त्रिज्या थी, वो उठा के हमने यहाँ रख दी। तो के जेड स्क्वायर अपॉन 2rn, आर एन की जगह रखा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड स्क्वायर, जहां के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, पाई से पाई कैंसिल हुआ, और ई एन बराबर माइनस एम जेड स्क्वायर ई 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये है nवें कक्ष की ऊर्जा। इसको हमने शायद कल समीकरण नंबर 4 दिया था, और उससे आगे बढ़ते हुए समीकरण नंबर 5। आपको मैंने कल ये बात बताई थी कि कुल ऊर्जा का मान अगर ऋणात्मक हो तो उसका मतलब क्या होता है। अगर कुल ऊर्जा तो ऋणात्मक है तो उसका मतलब है सिस्टम बाउंड है, बंधा हुआ है, उससे आप खोल नहीं सकते हैं, मुक्त नहीं करा सकते हैं। कुल ऊर्जा का मान अगर ऋणात्मक है तो उसे बोलेंगे हम लोग बंधा हुआ सिस्टम, यानी कि बाउंड स्टेट। अगर आपको कुल ऊर्जा ऋणात्मक आ रही है इलेक्ट्रॉन की, इसका अर्थ ये है कि अगर आपको परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग कराना हो तो अपनी तरफ से बाहर से उसको क्या देनी पड़ेगी, आपको ऊर्जा। ये मतलब है कुल ऊर्जा ऋणात्मक। और अगर कुल ऊर्जा का मान धनात्मक हो तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि सिस्टम बाउंड नहीं है, फिर तो वो फ्री है। तो माइनस आने का मतलब तो ये सिस्टम बाउंड है, ठीक है। तो इसे देखिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए एक बार इसको, चलिए आइए आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि बोर का जो परमाणु प्रतिरूप है वो केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही उपयुक्त है। यानी जो भी कैलकुलेशन आप बोर के मॉडल में कर रहे हैं वो सब हाइड्रोजन परमाणु के लिए बेस्ट है। ये बोर की कमी भी है एक तरह से कि बोर का जो परमाणु प्रतिरूप है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे परमाणु के लिए ही उपयुक्त है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। तो अब ये हाइड्रोजन के लिए है, तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए, H परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर कितना होगा, 1। तो En बराबर माइनस के m E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। En बराबर माइनस के m E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। Z बराबर 1 रखा है, तो ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए होगी। अब इन सब के मान रखते हैं। आइए, n यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो कितना होगा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम। E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और H यहाँ पर प्लांक नियतांक है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। इन सारी वैल्यूज को इधर रखिए। आइए, En बराबर माइनस n की जगह 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, E की जगह इलेक्ट्रॉन के आवेश की जगह 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 की घात कितनी है 4 बटे 8 एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 का क्या करना है आपको स्क्वायर इनटू n स्क्वायर।
और h की जगह आएगा 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 का क्या स्क्वायर। ठीक है, इन सब को सॉल्व करने पर En बराबर हमारे पास आंसर आएगा माइनस 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 बटे n स्क्वायर, वो भी किसमें, जूल में। अब आप इसे सॉल्व करते रहिएगा और डायरेक्ट याद रखें तो और भी अच्छी बात है। आप जानते हैं कि हम इतनी बड़ी बड़ी गणनाओं को सॉल्व करने से थोड़ा बचते हैं, लेकिन हाँ ये तो श्योर है कि है बहुत कम, 10 की घात माइनस 18 बहुत कम है। तो जब जूल में ऊर्जा का मान बहुत कम होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला जाता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम लोग 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 भाग लगाते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 n स्क्वायर, है ना। और इसका जब भाग लगाते हैं तो आंसर जो प्राप्त आता है वो आता है माइनस के 13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ याद आ रहा होगा आपको, क्योंकि 11वीं क्लास में भी आप इसे पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए, आपने 11वीं क्लास में भी इसको देखा है। ठीक है, तो ये था nवें कक्ष में ऊर्जा का समीकरण, है ना। और ये है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, जहां पर आपने हाइड्रोजन परमाणु के लिए z बराबर कितना रखा है 1, और फिर उसे सॉल्व करते हुए लेके आएंगे। देखिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। ठीक है, जैसा आपने सबके लिए किया है, ठीक, जैसे n बराबर 1 सब प्रथम कक्ष के लिए, द्वितीय कक्ष के लिए, ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले प्रथम कक्षा के लिए n बराबर कितना होगा 1, तो E1 बराबर कितना आएगा माइनस 13.6 बटे 1 का स्क्वायर। क्या आंसर आएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर द्वितीय कक्षा के लिए, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n बराबर कितना आएगा द्वितीय कक्षा के लिए 2, और यहां अपन रखेंगे E2, और E2 बराबर कितना आया माइनस 13.6 बटे 2 का स्क्वायर, यानी आपको भाग लगाना है 4 का। लगाइए 4 या 12, कितना बचा 1, 4 चौक 16, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से तृतीय कक्षा के लिए n बराबर 3 और E3 बराबर माइनस 13.6 बटे 3 का स्क्वायर माइनस 13.6 बटे 9, भाग लगाइए। माइनस तो आएगा ही आएगा, 9 एकम 9, कितने बचेंगे 4, 9 पंजे 45, 10, फिर 9.1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही चतुर्थ के लिए n बराबर 4, E4 बराबर माइनस 13.6 और 4 का स्क्वायर 16 का भाग लगाइए, यह आएगा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लगा लीजिए 16 अट्ठे 128, 16 पंजे 80। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा।
अगर मैं आपसे अनंत के लिए पूछूं, अनंत के लिए n बराबर कितना, इंफिनिटी के लिए, तो E इंफिनिटी बराबर क्या होगा, इंफिनिटी का स्क्वायर देंगे और आंसर आएगा 0। तो समझिए बच्चों क्या कहना चाह रहा। प्रथम कक्षा जिसमें ऊर्जा का मान -13.6 है, इसको बोलते हैं मूल ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं इसको भाई? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन, और प्रथम कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो प्रथम में रहेगा ही रहेगा, तो उसे बोलेंगे मूल ऊर्जा स्तर। इसको नाम से पता चल रहा है द्वितीय कक्षा यानी कि द्वितीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर, चतुर्थ ऊर्जा स्तर। इसको हम द्वितीय ऊर्जा स्तर भी कहते हैं या प्रथम उत्तेजित अवस्था भी कहते हैं बेटा। ऐसे इसको तृतीय ऊर्जा स्तर या फिर द्वितीय उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन तो पहले ऑर्बिट में है, ऊर्जा तो और वो दूसरे में चला जाए, तो ऊर्जा स्तर तो दूसरा हुआ लेकिन अवस्था पहली हुई। ऐसे ये द्वितीय अवस्था और ये तृतीय अवस्था। और जब n बराबर E बराबर इंफिनिटी यानी 0 हो जाए, तो आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि कुल ऊर्जा का मान अगर ऋणात्मक है तो वो बंद बाउंड स्टेट में है, बंद अवस्था में, और धनात्मक है तो वो फ्री है, और 0 है तो उसका मतलब इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा चुका है, और इसको हम बोलेंगे आयनित अवस्था। क्या कहेंगे इसको अपन? आयोनाइज स्टेट, आयनित अवस्था। ठीक है, इस आधार पर हम हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर बनाने वाले हैं। एक बार इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए सर, चलते हैं आगे ना। और टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर। हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर। देखिए, सबसे पहले नंबर पे n बराबर 1, जिसको हम बोलेंगे मूल ऊर्जा स्तर। बाद में बता देंगे इसको, चलिए बना लेते हैं पहले। n बराबर 1 जिसके लिए ऊर्जा E1 बराबर कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2, ऊर्जा E2 बराबर कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 3, ऊर्जा कितनी होगी E3 बराबर? -8.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 4, कितनी ऊर्जा है? E4 बराबर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पास पास आते जाएंगे, और अंत में जो आएगी, जब इसको हम n बराबर इंफिनिटी बोल रहे हैं, तो E इंफिनिटी बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0। ये डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनना चाहिए, क्योंकि पहला ऊर्जा स्तर है वो 13.6 है, दूसरा जो है वो 3.4 है, दोनों के बीच में गैप दिखाना है आपको। तीसरा E3 है, 3.4 और 1.5 के बीच का गैप है। चौथा E4 है, 0.85 और E3 के बीच का गैप है। ऐसे आपको ये बिल्कुल एकदम उचित रूप से बनाना है। इसको अपन बोलेंगे
मूल ऊर्जा स्तर, क्या बोलेंगे इसको अपन? मूल ऊर्जा स्तर। और इसको हम बोलेंगे उत्तेजित अवस्था। इसको अपन क्या बोलेंगे? उत्तेजित अवस्था। ये मूल ऊर्जा स्तर है, ये प्रथम उत्तेजित अवस्था है, द्वितीय, तृतीय, इन सबको मिलाकर हमने बोला उत्तेजित अवस्था। और E इंफिनिटी बराबर 0, इसको हम बोलेंगे आयनित अवस्था। ये तुम्हारी आयोनाइजेशन स्टेट है, आयनित अवस्था। तो ये डायग्राम है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर का। एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला एक छोटा सा टॉपिक है और वो है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में संबंध। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के ई बराबर कितना था बताओ? -kZe²/2r। ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा -kZe²/2r। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा Pe बराबर कितना था? -kZe²/Rn। ये स्थितिज ऊर्जा थी। और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En बराबर कितना था? -kZe²/2r। एक मिनट को, गतिज ऊर्जा माइनस में नहीं थी, तीनों एक सी लग रही है लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। अगर आप गतिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं, के ई निकालना चाहते हैं, तो कुल ऊर्जा के आगे माइनस लगा दीजिए। देख लो, kZe²/2r कब होगा बराबर? जब आप इसके आगे माइनस लगा देंगे, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा। ऐसे ही जब स्थितिज ऊर्जा Pe निकालना चाहते हो तो कुल ऊर्जा को डबल कर दो, 2 का गुणा करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी। यानी क्या बात समझाना चाह रहा हूं? बात ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई गतिज ऊर्जा दे दे या आपको कोई स्थितिज ऊर्जा दे दे, तो आपसे कुल ऊर्जा वो आराम से प्राप्त कर सकता है। ये तीनों ऊर्जाएं आपस में संबंधित होती हैं, तो गतिज ऊर्जा देके, स्थितिज ऊर्जा देके कुल ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये तो था आपकी ऊर्जा से संबंधित डेरिवेशन। आज कोई भी बोर का नया डेरिवेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नया स्टार्ट नहीं हुआ है। जो पिछला था उसी को ही आज हमने थोड़ा सा पूर्ण किया है, क्योंकि बोर का जो मॉडल है वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही उपयुक्त है। कई बार डेरिवेशन को देखिए, तभी आप उसे सीख पाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए पर्याप्त है, कल हम और नई चीज की बात करेंगे।